मेरे प्यारे दोस्तों, विभो 24 स्टडी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। भारत माता की जय। आप सभी चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। विभो 24 स्टडी चैनल के द्वारा लेखपाल मुख्य परीक्षा जो 19 जून 2022 को होनी है, उसके लिए ताबड़तोड़ प्रश्नों की प्रैक्टिस क्लास दी जा रही है, जो आपके परीक्षा के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आप सभी वीडियो को पूरा देखिएगा, उसके बाद अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आप सभी का कुछ सुझाव हो तो उसे भी आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें बता सकते हैं। प्रश्नों की व्याख्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, जिससे आप सभी को याद करने में सरलता होगी। ताबड़तोड़ प्रश्नों की श्रृंखला का पहला प्रश्न हमारा है, निस्दिन बरसत नैन हमारे किसकी रचना है? तुलसीदास की है, रैदास की है, सूरदास की है, कबीरदास की है। तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, सूरदास की है। ये पंक्ति भ्रमर गीत से ली गई है। पंक्ति में श्री कृष्ण के मथुरा गमन के उपरांत गोपियों के वियोग वर्णन का चित्रण किया गया है। कृष्णाश्रयी शाखा के कवि सूरदास जी थे। कृष्णाश्रयी शाखा के अन्य कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हम जान लेते हैं। इस शाखा के कवि भगवान कृष्ण की आराधना करते थे एवं इन्हें अपना आराध्य मानकर रचनाएं करते थे। इस शाखा के मुख्य प्रवर्तक वल्लभाचार्य जी थे। कृष्ण भक्ति धारा के प्रतिनिधि कवि सूरदास जी थे। सूरदास जी की रचना है सूरसागर, जो ब्रजभाषा में है, साहित्य लहरी, सूरसारावली, भ्रमर गीत। मीराबाई भी कृष्णाश्रयी शाखा से संबंधित है। इनकी रचना है गीत गोविंद टीका, नरसी जी का मायरा, राग सोरठा, राग गोविंद। रसखान अगले कवि हैं। इनकी रचना है प्रेम वाटिका, सुजान रसखान, दान लीला। नरोत्तम दास अगले कवि हैं। इनकी रचना है सुदामा चरित्र। सी भट्ट अगले कवि हैं। इनकी रचना है युगल शतक। कुंभन दास अगले कवि हैं। इनकी रचना है फुटकल पद। हमारा अगला प्रश्न है, ईद का चांद होना का सही अर्थ है? दर्शन दुर्लभ होना, बहुत सुंदर होना, ईद के दिन दिखाई देना, उपर्युक्त सभी। तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, दर्शन दुर्लभ होना। मोहन तो ईद का चांद हो गए हो। इसका वाक्यांश वाक्य में प्रयोग इस प्रकार से किया जाएगा। कुछ हम और मुहावरे देख लेते हैं। आँख से संबंधित मुहावरे। आँख उठाना, हानि पहुँचाने की दृष्टि से देखना। आँखें चार होना, देखा देखी होना। आँखें ठंडी होना, इच्छा पूरी होना। आँख दिखाना, क्रोध प्रकट करना। आँखों पर बिठाना, आदर करना। आँखें फेरना, नज़र बदलना। आँखें बिछाना, बेसब्री से प्रतीक्षा करना। आँख भर आना, आंसू आना। आँखों में धूल डालना, धोखा देना। आँखें लड़ना, देखा देखी होना, प्रेम होना। आँखें लाल करना, क्रोध के नज़र से देखना। आँखें थकना, प्रतीक्षा में निराश होना। आँखों में चर्बी छाना, घमंडी होना। आँखों में खटकना, बुरा लगना। आँखें नीली पीली करना, नाराज होना। आँख का अंधा
गांठ का पुराना, मूर्ख धनवान। आँखों की किरकिरी होना, शत्रु होना। आँखों का प्यारा या पुतली होना, बहुत प्यारा होना। आँखों का पानी ढल जाना, लज्जा रहित हो जाना। आँखें सेकना, किसी की सुंदरता देख आँखें जुड़ाना। आँखें खुलना, सजग होना। आँखें आना, आँख में एक प्रकार की बीमारी होना। आँखें चुराना, सामने आने से परहेज करना। आँखें गड़ाना, दिल लगाना, इच्छा करना। आँखों में गड़ना, अत्यंत अप्रिय होना। आँख फड़कना, शगुन उचरना। आँखें लगना, प्रेम करना, जरा सी नींद आना। आँख मारना, इशारा करना। आँख रखना, ध्यान रखना। आँख में पानी रखना, मुरव्वत रखना। उंगली से संबंधित कुछ मुहावरे हैं। उंगली उठाना, निंदा होना। उंगली पकड़ते उंगली पकड़ते पहुँचा, पकड़ना, थोड़ा सा सहारा। पाकर अधिक के लिए उत्साहित होना। कानों में उंगली देना, किसी बात को सुनने की चेष्टा न करना। पांचों उंगलियां घी में होना, सब प्रकार से लाभ ही लाभ। सीधी उंगली से घी न निकले, सीधी उंगली से घी न निकलना। भल मनसाहत से काम न होना। ओठ से संबंधित कुछ मुहावरे। ओठ चाटना, स्वाद की इच्छा रखना। ओठ मलना, दंड देना। ओठ चबाना, क्रोध करना। ओठ सूखना, प्यास लगना। कलेजा से संबंधित कुछ मुहावरे। कलेजे से लगाना, प्यार करना, छाती से चिपका लेना। कलेजा कांपना, डरना। कलेजा थाम कर रह जाना, इसका अर्थ है अफसोस कर रह जाना। कलेजा निकाल कर रख देना, अति प्रिय वस्तु अर्पित कर देना। कलेजा ठंडा होना का अर्थ है संतोष होना। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इच्छा, अंतर्निहित, ईर्ष्या, उत्थान। तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, अंतर्निहित। इच्छा का इच्छा होता है। हमारा अगला प्रश्न है, आज भी भारत में श्रवण कुमार पैदा होते हैं। वाक्य में रेखांकित शब्द में संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, संकेतवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है। तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत प्रशासनिक एवं राजनीतिक पदों के नाम, व्यवसायों के नाम, पशु पक्षियों के नाम, वस्तुओं के नाम, प्राकृतिक आपदाएं एवं तत्वों के नाम को स्थान दिया जाता है। जैसे लड़का, लड़की, वकील, नदी, मनुष्य, कुत्ता, गाय, गांव, पशु, पक्षी, मंत्री, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, तूफान, भूकंप, ज्वालामुखी आदि। ऐसी वस्तु जो एक वचन में हो उसे बहुवचन में बदल सकते हैं, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिससे किसी एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसके अंतर्गत दिशाओं के नाम, देशों के नाम,
समुद्रों के नाम, पुस्तकों एवं समाचार पत्रों के नाम, पर्वतों के नाम, दिन तथा महीनों के नाम, ऐतिहासिक युद्धों के नाम। व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, जैसे राम, श्याम, गंगा, हिमालय, भारत छोड़ो आंदोलन, दीपावली, दशहरा, दैनिक जागरण आदि। द्रव्यवाचक संज्ञा या पदार्थवाचक संज्ञा। द्रव्य या पदार्थवाचक संज्ञा ऐसी संज्ञाएं होती हैं जिसमें किसी धातु या द्रव्य का बोध होता है, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, लोहा, पीतल, दूध, तेजाब, पेट्रोल। गेहूं और चावल अपवाद स्वरूप हैं, द्रव्यवाचक पदार्थवाचक में आते हैं। समूहवाचक या समुदायवाचक। समूहवाचक संज्ञा में ऐसी चीज़ों को स्थान दिया जाता है जिससे किसी व्यक्तियों या वस्तु के समुदाय या समूह का बोध होता है, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सभा, परिषद, कक्षा, सेना, मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल, पुस्तकालय, भीड़, दल, गिरोह, पुंज आदि। भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? भाववाचक संज्ञा ऐसी संज्ञा होती है जिसमें माप या तौल संभव नहीं होता है। इस संज्ञा के अंतर्गत आने वाले शब्दों को सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं, जैसे ईर्ष्या, मिठास, बुढ़ापा, बचपन आदि। हमारा अगला प्रश्न है, राज्यपाल को पद की शपथ द्वारा दिलाई जाती है। किसके द्वारा दिलाई जाती है? राष्ट्रपति द्वारा, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, विधानसभा के अध्यक्ष द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। तो इसका सही जवाब होगा हमारा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब है। राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल को कहा जाता है। राज्य की नियुक्ति राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्षों की अवधि के लिए की जाती है। यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत धारण करता है तथा वह राष्ट्रपति को संबोधित कर अपना पद त्याग कर सकता है। राज्यपाल पद ग्रहण करने से पूर्व उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अथवा वरिष्ठतम न्यायाधीश के सम्मुख अपने पद की शपथ लेता है। राज्यपाल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। राज्यपाल 5 वर्ष के लिए नियुक्त होता है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। जब तक राष्ट्रपति चाहे तब तक वह रह सकता है। त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। त्यागपत्र या हटाने के संबंध में पद को कौन संभालेगा? तो राज्यपाल को हटाए जाने पर मुख्यमंत्री पद को देखता है। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। राज्यपाल का वेतन 3.5 लाख मासिक होता है। यह विशेषाधिकार के अंतर्गत आता है जिसका वर्णन अनुच्छेद 361 में दिया गया है। राज्यपाल द्वारा क्षमादान की शक्तियों का अनुच्छेद 161 है। राज्यपाल मृत्यु दंड माफ नहीं कर सकता है, सजा कम या माफ कर सकता है, सजा की प्रकृति बदल सकता है,
सैन्य को कोर्ट द्वारा दी गई सजा को माफ करने का अधिकार राज्यपाल के पास नहीं है। वीटो शक्ति राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों को मिलता है। राज्यपाल के लिए वीटो शक्ति का अनुच्छेद 200 में है। हस्ताक्षर से मना कर सकता है, उसे आंतरिक वीटो कहते हैं। पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, उसे निलंबनकारी वीटो कहते हैं। न ही हस्ताक्षर करता है और न हस्ताक्षर करने से मना करता है, उसे जेबी वीटो या पॉकेट वीटो कहा जाता है। इसका प्रयोग सर्वप्रथम ज्ञानी जैल सिंह ने किया था। अध्यादेश जारी करने के लिए राज्यपाल का अनुच्छेद है 231। विधानमंडल की बैठक न चल रही हो तो राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। 6 माह तक संसद में छह सप्ताह तक रहता है। संसद की अगली बैठक तक, सदन की अगली बैठक के 6 सप्ताह तक रहता है। राज्यपाल भारत की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू जी थी। आंध्र प्रदेश की उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी थी। उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल सरोजिनी नायडू। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू जी हैं। हमारा अगला प्रश्न है अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया? सैयद अहमद खान ने, लियाकत अली ने, आगा खान ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने। तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, सैयद अहमद खान ने। इसका उद्देश्य मुसलमानों में धार्मिक सुधार करना था। इन्होंने 1875 ईस्वी में मुसलमानों के शिक्षार्थ हेतु मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की, जो कालांतर में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना है। इन्होंने 1864 में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की, जिसका उद्देश्य मुसलमानों में आधुनिक शिक्षा का प्रसार करना था। हमारा अगला प्रश्न है किस वर्ष में हुगली के तटों पर देश का पहला अंग्रेजी कारखाना स्थापित किया गया? 1651 में, 1621 में, 1664 में, 1649 में। इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, 1651 में। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के उद्देश्य से 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को महारानी एलिजाबेथ प्रथम द्वारा दिए गए अधिकार पत्रों के द्वारा की गई थी। हमारा अगला प्रश्न है किसके बीच सालबाई की संधि पर हस्ताक्षर हुए थे? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और हैदर अली के बीच। दूसरा ऑप्शन मराठा साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। तीसरा ऑप्शन हैदर अली और मराठा साम्राज्य के बीच। चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, मराठा साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग के काल में हुई थी।
इस संधि के द्वारा लगभग आंग्ल मराठा युद्ध 1700 इस संधि के द्वारा प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 ईस्वी की समाप्ति हो गई। इस संधि के अनुसार सालसेट एवं थाना दुर्ग फोर्ट मराठों को मिला। इस संधि के द्वारा अंग्रेजों ने माधवराव द्वितीय को मराठा साम्राज्य का पेशवा स्वीकार कर लिया। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू, सोनिया गांधी, एनी बेसेंट, इंदिरा गांधी। तो इसका सही जवाब होगा हमारा एनी बेसेंट, ऑप्शन नंबर सी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना वर्ष 1885 में स्कॉटिश ICS अधिकारी एओ ह्यूम द्वारा की गई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष आयरिश मूल की एनी बेसेंट थी। इन्होंने 1917 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष श्रीमती सरोजिनी नायडू थीं, जिन्होंने 1925 में कानपुर में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की। कांग्रेस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिसे हम जान लेते हैं। स्थापना का स्थान मुंबई गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज भवन में था। तत्कालीन गवर्नर थे उस समय के लॉर्ड डफरिन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम किसने दिया? दादा भाई नौरोजी ने। संस्थापक एओ ह्यूम जी थे। प्रथम अध्यक्ष व्योमकेश चंद्र बनर्जी थे। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। प्रथम गैर हिंदू अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे। गांधी जी द्वारा अध्यक्षता बेलगांव अधिवेशन 1924 में की गई। सुभाष चंद्र बोस द्वारा 1938 में हरिपुरा में अध्यक्षता की गई और 1939 में त्रिपुरा में की गई। कांग्रेस में प्रथम फूट 1907 सूरत अधिवेशन में हुआ। कांग्रेस का पुनर्मिलन 1916 ईस्वी में लखनऊ अधिवेशन में हुआ। स्वतंत्रता के समय अध्यक्ष JB कृपलानी थे। सबसे कम उम्र के अध्यक्ष अबुल कलाम आज़ाद जी थे। पहली बार गांव में सत्र स्वराज्य शब्द का प्रयोग फैजपुर अधिवेशन 1937 में हुआ। स्वराज्य शब्द का प्रयोग कलकत्ता अधिवेशन में 1906 में हुआ। पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव लाहौर अधिवेशन 1929 में किया गया। राष्ट्रीय ध्वज का ध्वजारोहण 1921 ईस्वी में अहमदाबाद अधिवेशन में हुआ। हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष का प्रश्न पूर्ण हो गया। अब हम कुछ भारत की प्रथम महिला के विषय में जान लेते हैं, जो हमारे सभी परीक्षाओं के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण हैं। जैसे
भारत की पहली पूर्व महिला रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण। भारत की पहली दलित महिला मुख्यमंत्री मायावती। भारत की पहली आदिवासी महिला राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू। उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी। भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू। उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू। भारतीय वायुसेना में लड़ाकू पायलट विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट भावना कंठ। एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली प्रथम दिव्यांग महिला अरुणिमा सिन्हा। 72वें गणतंत्र दिवस पर फाइटर प्लेन उड़ाने वाली पहली महिला भावना कंठ। प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला। ओलंपिक खेल में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कर्णम मल्लेश्वरी। नोबेल पुरस्कार पाने वाली भारतीय महिला मदर टेरेसा। यूएनओ की प्रथम भारतीय महिला राजदूत विजय लक्ष्मी पंडित। प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार। प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल। भारत का सर्वोच्च संवैधानिक पद ग्रहण करने वाली महिला प्रतिभा पाटिल। प्रथम महिला राजदूत विजय लक्ष्मी पंडित। 1947 सोवियत संघ द्वारा सार्वजनिक सेवा हेतु रेमन मैग्सेस पुरस्कार से सम्मानित प्रथम महिला किरण बेदी। नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार से सम्मानित प्रथम महिला डॉक्टर अमृता पटेल। 1992 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित प्रथम महिला अमृता प्रीतम। 1956 ईस्वी मिस वर्ल्ड के से सम्मानित प्रथम महिला कुरीता फारिया। 1966 ईस्वी मिस यूनिवर्स खिताब जीतने वाली प्रथम महिला सुष्मिता सेन। राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव BS रमा देवी। देश के किसी राज्य की विधानसभा की प्रथम महिला उपाध्यक्ष श्रीमती सन्नो देवी। केंद्रीय मंत्रिमंडल में प्रथम महिला मंत्री राजकुमारी अमृता कौर। 1947 ईस्वी देश के किसी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की। सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश न्यायमूर्ति फातिमा बीवी। देश की प्रथम महिला सत्र न्यायाधीश सेशन जज अन्ना चांडी केरल की। योजना आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष श्रीमती इंदिरा गांधी। प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। किसी उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति लीला सेठ। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कुमारी बछेंद्री पाल। भारतीय पुलिस सेवा IPS में चयनित प्रथम महिला किरण बेदी। प्रथम महिला शासक रजिया सुल्तान 1236 से 40। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू। ऑस्कर जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला भानु अथैया। विश्व में सर्वाधिक समय पर अंतरिक्ष में रहने वाली प्रथम महिला सुनीता विलियम्स। इंडियन एयरलाइंस की पहली महिला पायलट कैप्टन दुर्गा बनर्जी। भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS अधिकारी बनने वाली प्रथम महिला अन्ना जॉर्ज मल्होत्रा। अंग्रेजी भाषा में लिखने वाली प्रथम लेखिका तारू दत्त। प्रथम महिला IPS अधिकारी किरण बेदी। मैग्री अवार्ड से सम्मानित प्रथम व्यक्ति पंडित रविशंकर। 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला संतोष यादव। संयुक्त संघ में अपनी कला का प्रदर्शन करने वाली प्रथम महिला MS सुब्बुलक्ष्मी। ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली प्रथम महिला
मैरी लीला रो 1952 में, प्रथम विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू, प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान, प्रथम महिला IAS अन्ना जॉर्ज, प्रथम महिला IPS किरण बेदी। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के आखिरी ब्रिटिश वायसराय कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड वेबल। तो इसका सही जवाब होगा हमारा लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा, जिन्होंने भारत विभाजन का प्रारूप तैयार किया था। कुछ प्रमुख भारत में प्रथम पुरुष और महिला के विषय में जान लेते हैं। प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेटिंग, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल एवं अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन, स्वतंत्र भारत के प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी, प्रथम वायसराय अंतिम गवर्नर लॉर्ड कैनिंग, भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज राल्फ फिच, राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1950 से 1962, उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, पहली मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन, पहला प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, पहला महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी 1966 में, पहला उप प्रधानमंत्री वल्लभ भाई पटेल, प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई, प्रथम राज्यपाल महिला सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश, प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश, लोकसभा अध्यक्ष JB मौलंकर, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष महिला मीरा कुमार, प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष शशनम आयंगार, प्रथम राज्यसभा अध्यक्ष डॉक्टर S राधाकृष्णन, प्रथम राज्यसभा अध्यक्ष महिला उपाध्यक्ष, प्रथम राज्यसभा उपाध्यक्ष महिला वायलेट आल्वा, विपक्ष नेता, प्रथम विपक्ष नेता राज्यसभा के कमलापति त्रिपाठी, विपक्ष नेता लोकसभा के प्रथम राम सुभग सिंह, प्रथम स्थायी अध्यक्ष संविधान सभा के राजेंद्र प्रसाद, प्रथम अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा, प्रथम चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन, प्रथम कमांडर इन चीफ जनरल करियप्पा, प्रथम फील्ड मार्शल जनरल मानेकशॉ, प्रथम थल सेनाध्यक्ष महाराज राजेंद्र जी, प्रथम वायुसेना अध्यक्ष S मुखर्जी, प्रथम नौसेना अध्यक्ष रामदास कटारी, प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया, प्रथम महिला न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट फातिमा बीबी, प्रथम न्यायाधीश हाई कोर्ट सैयद महमूद, प्रथम महिला न्यायाधीश हाई कोर्ट अन्ना चांडी, प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय लीला सेठ हिमाचल प्रदेश की, प्रथम IAS महिला अन्ना जॉर्ज, प्रथम भारतीय IPS सत्येंद्र नाथ टैगोर, प्रथम IPS महिला किरण बेदी, प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान, प्रथम भारतीय अध्यक्ष UNO विजय लक्ष्मी पंडित, वित्त आयोग अध्यक्ष प्रथम KC नियोगी, प्रथम एवरेस्ट पर
एवरेस्ट पर पहला भारतीय, तेंजिंग नॉर्वे। एवरेस्ट पर पहली महिला, बछेंद्री पाल। इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाला प्रथम भारतीय, मिहिर सेन 1958 ईस्वी। इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला, सुश्री आरती साहा। दक्षिणी ध्रुव पर पहला भारतीय, ले रामचरण। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला, प्रीति सेन गुप्ता 1993 ईस्वी। हमारा अगला प्रश्न है, चकबंदी किसे कहते हैं? हड़पे गए भू क्षेत्रों की दुरुस्तगी को, चेकों की निगरानी को, खेती को टुकड़ों में विभक्त होने से रोकने एवं संरचित करने को, चकों की पैमाइश को। तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, खेती को टुकड़ों में विभक्त होने से रोकने एवं संचयित करने को कहा जाता है। खेतों के बड़े भूखंडों के छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित होने की प्रक्रिया को रोकना चकबंदी कहलाता है। भारत में चकबंदी दो प्रकार से होती है, ऐच्छिक चकबंदी एवं अनिवार्य चकबंदी। भारत में चकबंदी सर्वप्रथम पंजाब में 1921 ईस्वी में लागू हुआ। उत्तर प्रदेश में वर्ष 1954 में चकबंदी अधिनियम लागू हुआ। चकबंदी के फलस्वरूप कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई तथा भूमि से संबंधित विवादों में कमी आई। हमारा अगला प्रश्न है, रेड राट रोग किस पौधे में लगता है? गन्ना में, कपास में, गेहूं में, चना में। तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, गन्ना में। गन्ना एक खरीफ फसल है जिसके सिंचाई की अधिक आवश्यकता होती है। रेड राट रोग, स्मट रोग, पत्ती मारी रोग जिसे लीफ स्केल्ड डिजीज, व्हाइट फ्लॉप तथा बिल्ड रोग गन्ने से संबंधित बीमारी है। कुछ प्रमुख फसलों और उनकी बीमारियों के विषय में हम जान लेते हैं। जैसे ब्लास्ट जिसे झौका कहा जाता है, यह धान में होता है, कारक है फफूंद से। रोग ब्लैक आर्म, यह कपास में होता है, इसका कारक है जीवाणु से। खैरा, यह धान में होता है, जस्ता की कमी से होता है। रेड रॉट गन्ना में होता है, फफूंद से होता है। टिक्का मूंगफली में होता है, फफूंद से होता है। लिटिल लीफ नींबू में होता है, कॉपर की कमी से होता है। व्हीप टेल फूल गोभी में होता है, मॉलिब्डेनम की कमी से होता है। इरगाट बाजरा में होता है, फफूंद से होता है। लिटिल लीफ आम में होता है, जस्ता की कमी से होता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में खरीफ की फसल कौन सी है? पहला ऑप्शन चावल, दूसरा ऑप्शन गेहूं, तीसरा ऑप्शन चना, चौथा ऑप्शन जौ। तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, चावल। चावल एक खरीफ की फसल है जिसकी बुआई जून जुलाई में होती है, कटाई अक्टूबर नवंबर में होती है। धान, चावल, मक्का, गन्ना, कपास, मूंगफली, ज्वार, बाजरा, ढैंचा, अरहर, सोयाबीन, ये सभी खरीफ की फसलें हैं। जूट, उड़द
आदि भी हैं। रबी की फसल बुआई अक्टूबर नवंबर में, कटाई अप्रैल मई में होती है। प्रमुख फसल है जौ, गेहूँ, चना, मसूर, सरसों, आलू, मटर, अलसी। जायद की फसल रबी और खरीफ के बीच की फसल को जायद की फसल कहते हैं, जिसकी बुआई मार्च में, कटाई जून में होती है। प्रमुख फसल है खरबूज, तरबूज, भिंडी, करेला इत्यादि। हमारा अगला प्रश्न है, कंटूर विधि से खेती कहाँ की जाती है? मैदानी भागों में, तराई क्षेत्रों में, पहाड़ों पर, नदियों के किनारे। तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, पहाड़ों पर। पहाड़ों पर इसे सर्वोच्च विधि से खेती करना कहा जाता है। इसके अंतर्गत कृषि 2 लाइनों के मध्य जगह छोड़कर की जाती है ताकि जल का संचयन हो सके। कंटूर विधि के अंतर्गत मिट्टी का कटाव कम होता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सहकारिता आंदोलन की शुरुआत कब हुई? 1937 में, 1947 में, 1904 में, 1950 में। तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 1904 में। एफ निकोल्स को भारत में सहकारिता आंदोलन का जनक माना जाता है। सहकारिता आंदोलन का उद्देश्य सामूहिक कृषि प्रणाली को ग्रामीण स्तर पर बढ़ावा देना था। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए। और आप सभी जब तक सफल न हो जाएं, अपने माँ बाप के सपनों को पूरा न कर लें, तब तक चैन की सांस नहीं लेंगे। आप सभी अपने तैयारी में जुटे रहें। 19 जून 2022 को अपना अच्छे से पेपर दें और सिलेक्शन पक्का करें। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे गोलगप्पों।